हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित बहुत सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो आपको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की सारी समस्याओं के समाधान के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, उपयोगी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी दे चुका हूं, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दे चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 9 के बारे में भी हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पूरा विस्तार में समझ चुके हैं। और इसके अलावा जो रूल 21, 22, 23 या ऐसे करके बहुत सारे रूल्स हैं, उन सारे के सारे रूल्स के बारे में भी हम पूरा का पूरा डिटेल में समझ चुके हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ दोस्तों आज के हम वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, तो दोस्तों देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के पॉइंट नंबर 10 के बारे में। यानी कि दोस्तों ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में भी हमको विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले यही बता दूं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनके बारे में वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, आपके फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे वो जिस एक्ट के अकॉर्डिंग आपसे बातें करते हैं, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे या इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। इसके बाद में दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करेंगे उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में समझ चुके हैं, पूरी विस्तार से जानकारी ले चुके हैं।
इसके अलावा दोस्तों एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 9 तक, इसके अलावा रूल 21, 22, 23 से लेकर के जितने भी सारे के सारे पॉइंट हैं उन सबको हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहां पे एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। दोस्तों आप हो सकता है कि किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करेंगे उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि हो सकता है कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये उत्तराखंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा, या आप हो सकता है कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फ्यूचर वीडियोस के अंदर दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में हम दोस्तों मिनिमम वेजेस एक्ट से संबंधित भी पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा डिटेल में बातें करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में भी बातें करेंगे कि आखिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉइज को कौन कौन से बेनिफिट्स देने होते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में दोस्तों हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट के बारे में भी समझेंगे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो बच्चों के लिए या जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट है उनके लिए प्रतिबंधित हैं, जो हमें करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी की सारी चीजों को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम यहां पे समझते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस में इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म आपको दे करके जाते हैं। वो पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में पूरा प्रॉपर फॉर्म फिल करने के बाद में इस तरीके का एक फॉर्म देंगे। तो दोस्तों पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर क्या है, कि इस फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी दी गई है, जो कि हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है निरीक्षक का नाम। सबसे पहले कि जो इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं या करने के लिए आए हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद में जिस डेट में वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो डेट भी यहां पर लिखी जाएगी। जिस समय पर वो निरीक्षण कर रहे हैं वो टाइम भी यहां पर दोस्तों लिखा जाएगा, और जिस स्थान पर वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो स्थान का नाम भी लिखा जाएगा। जैसे कि ये दोस्तों वीडियो मैं आपका भोपाल से बना रहा हूं, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई इंस्पेक्टर भोपाल शहर के अंदर इंस्पेक्शन कर रहा है तो वो यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों ये जैसा कि मैंने अभी आपके फॉर्म आपके सामने लगा के रखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958। जैसे दोस्तों अभी मैंने इससे पहले आपको 6 डिफरेंट एक्ट के बारे में बताया, तो यहां पे जब लेबर इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे तो वो आपको 6 अलग अलग फॉर्म देंगे इस तरीके से फिल करने के बाद में, क्योंकि हर एक एक्ट से संबंधित अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो फॉर्म आपके सामने दिख रहा है ये केवल और केवल एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 से संबंधित है। इसका मतलब इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्ट से ही रिलेटेड है, तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों यहां पे जिस नाम से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा, उसका पता लिखा जाएगा, आपकी कंपनी की ईमेल आईडी भी लिखी जाएगी और आपके कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहां पर दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर दिया जाएगा। और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो वो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखेंगे। हो सकता है आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, हो सकता है कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप कोई शॉप रन कर रहे हैं तो वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पे शॉप लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, एस्टेब्लिशमेंट के जो भी ऑनर हैं उनका पूरा नाम और उनका पता यहां पर लिखा जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, टोटल नंबर स्टाफ कितना है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, मेल और फीमेल का अलग अलग नंबर यहां पर दिया जाएगा। दोस्तों वो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि सपोज आपके यहां पर 30 मेल वर्कर काम कर रहे हैं और 30 ही फीमेल वर्कर काम कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के ये हो जाता है 60, तो यहां पर वो 60 लिख करके जाएंगे। जिस समय लेबर इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, हो सकता है कि आपकी कंपनी के जो ऑनर हैं वो अवेलेबल ना हो। तो दोस्तों क्या लगता है कि अगर ऑनर या डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो क्या कंपनी का इंस्पेक्शन नहीं होगा? जी नहीं दोस्तों, वो लेबर इंस्पेक्टर तो अपना काम करने के लिए आए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें तो अपना काम करना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो इंस्पेक्शन मैनेजर की प्रेजेंस में होगा, जो कंपनी के मालिक हैं, जो ऑनर हैं, उनके एब्सेंस में होगा, लेकिन वो इंस्पेक्शन तो होगा ही। तो यहां पे जिस पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में वो इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर हैं वो पोस्ट भी यहां पर लिखी जाएगी, और यहां पर यह बताया जाएगा कि इन पर्टिकुलर
पर्सन की प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया गया। अब आपने जो अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया था, किस ईयर में स्टार्ट किया था, वो ईयर यहां पर लिख दिया जाएगा। और जब वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो उन्हें इंस्पेक्शन करते वक्त कितने लोग कार्यरत मिले, कि एट प्रेजेंट कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनका नंबर वो लिख करके जाएंगे। हो सकता है कि आपके उस समय पर केवल 50 लोग प्रेजेंट हैं, बाकी के 10 लोग हो सकता है छुट्टी पर हों, तो वो यहां पर 50 कर्मचारी कार्यरत पाए गए, ऐसा वो लिख करके जाएंगे। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहां पे बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 9, फिर अगेन पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 10। तो दोस्तों कि इतने सारे पॉइंट, वो भी सिंगल एक्ट, एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से संबंधित है। तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों इसीलिए आपके फायदे के लिए मैंने इन सारे के सारे पॉइंट के विस्तार से अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे के सारे वीडियोस को, अलग अलग पूरे वीडियोस को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही फायदेमंद लगी हो, बहुत ही उपयोगी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों यहां पे पूरे के पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद में दोस्तों वो कहीं पर यस लिख करके जाते हैं और कहीं पर नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिखते हैं, कहीं पर नो लिखते हैं, इस तरीके से करके। तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कहां पर यस लिखते हैं, कहां पर नो लिखते हैं। तो दोस्तों कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो रूल है, उस रूल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है तो वहां पे वो यस लिखेंगे, और अगर किसी रूल को फॉलो नहीं कर रही है तो वो वहां पर नो लिखेंगे। दोस्तों आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लग रहा होगा कि यार हम तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो किस पॉइंट से रिलेटेड वो नो लिख करके जाएंगे, वो तो सारे यस ही लिखेंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यही होता है कि कई बार कुछ जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी की वजह से हम किसी न किसी रूल का अननोइंगली क्या करते हैं, वायलेशन कर देते हैं। और अगर वायलेशन होता है तो फिर हमें उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको तो झेलना ही पड़ता है, तो उसका समस्या का जो झेलना ही पड़ेगा। तो अब उन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए मेरा ये वीडियो है, ताकि आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी समस्या ना रह जाए। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेकर के आता हूं, आपके सामने बताता हूं मैं आपको छोटा सा एग्जांपल। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उस बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी मिलती है, आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लेबर डिपार्टमेंट से लेकर के अपने ऑफिस में आकर के फाइल में रख दी। तो दोस्तों क्या लग रहा है कि आपने उस सारे के सारे रूल को फॉलो कर लिया? जी नहीं दोस्तों, यहां आपके साथ में एक और एडिशनल रूल यहां पे कहता है, इसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक और एडिशनल रूल ये है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक विजिबल प्लेस पर लगा करके रखना जरूरी है। आप किसी दीवार पे लगा सकते हैं, किसी पिलर पे लगा सकते हैं, या किसी नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं, बट वो प्रोमिनेंट प्लेस होना चाहिए और वो कॉपी लगी होनी चाहिए। दोस्तों अब चूंकि हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमने तो उसकी कॉपी लगा के नहीं रखी। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी सर्वे करने के लिए आते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, और उनको वो कॉपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कहीं किसी विजिबल प्लेस पर नहीं मिलती है। तो जब वो नहीं मिलेगी तो दोस्तों यही हमसे क्या हुआ कि एक रूल का वायलेशन हो गया। या जैसे कि सपोज कीजिए कि दोस्तों कि हमने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि भाई उस रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी कराना होता है। हमें बिजनेस करते करते 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, और वो इंस्पेक्शन करने के लिए आए कि भैया इसने रिन्यूअल नहीं कराया, तो यही रूल का वायलेशन हो गया। तो ऐसे करके दोस्तों छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें कि हमें रूल के बारे में पता नहीं होने की वजह से हमारे से वो रूल का वायलेशन हो जाता है। अब दोस्तों अगर रूल का वायलेशन हुआ है तो आपको उसका क्लैरिफिकेशन तो देना ही होगा। तो दोस्तों यहां पे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपसे वो क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ समय देंगे। हो सकता है वो 7 डेज का टाइम दें, 10 डेज का टाइम दें, जो भी टाइम देते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान में आपको अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा। लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको वो पूरा क्लैरिफाई करना होगा कि आखिर आपसे ये रूल का वायलेशन क्यों हुआ, या आगे इस रूल के वायलेशन से रिलेटेड अगर कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो आप क्या करने वाले हैं। पूरा प्रॉपर सर्वे करने के बाद में यहां पे जिस इंस्पेक्टर ने सर्वे किया है, इंस्पेक्शन किया है, उनके सिग्नेचर होंगे। इसके अलावा आपकी कंपनी की एक सील भी यहां पर लगवाई जाएगी, आपकी कंपनी की मोहर लगवाई जाएगी, और जिन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में ये पूरा इंस्पेक्शन किया गया उनके भी सिग्नेचर यहां पर करवाए जाएंगे। प्रॉपर सर्वे करने के बाद में, इंस्पेक्शन करने के बाद में, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी वो आपको दे करके जाएंगे और एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे। आगे समझते हैं दोस्तों कि यह रूल हमसे क्या कहता है। हम यहां पे जो बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के पॉइंट नंबर 10 के बारे में बात करने वाले। पॉइंट नंबर 10 बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल चीज है। क्या कह रहा है कि निरीक्षक के मांगे जाने पर, कि जो लेबर इंस्पेक्टर है अगर वो आपसे मांगता है
उपरोक्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना। यानी कि एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अभी तक हमने जितने भी अलग अलग रूल के बारे में बात की कि इनके प्रॉपर रजिस्टर आपको रखने हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने हैं, प्रॉपर आपके फॉर्म रखने हैं। तो अगर आप उनको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ये आपका रूल कहता है कि आपको ये प्रस्तुत करने ही होंगे जब लेबर इंस्पेक्टर आपसे उनके बारे में डिमांड करेगा, आपसे मांगेगा। सो अबव रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स अभी तक हमने बात की, इन सारे रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, शैल बी प्रोड्यूस्ड, कि ये आपको दिखाने ही होंगे फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि इंस्पेक्शन के लिए सारे के सारे फॉर्म्स आपको दिखाने ही होंगे ऑन डिमांड बाय द इंस्पेक्टर। यानी कि इंस्पेक्टर अगर आपसे, जितने भी हमने एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अलग अलग रूल के बारे में बात की है, इंस्पेक्टर आपसे मांगता है तो ये आपको उसको दिखाने ही होंगे। यही हमारा पॉइंट 10 कहता है। पॉइंट कौन सा? पॉइंट 10 कहता है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये? एनी एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है, कोई भी कंपनी के ओनर हो सकते हैं, मस्ट प्रेजेंट, उसे दिखाना ही चाहिए ऑल रिलेवेंट रजिस्टर्स। अभी जितने भी रजिस्टर्स के बारे में हमने बात की, कहीं फॉर्म एल के बारे में, कहीं फॉर्म के, कहीं फॉर्म आई, कहीं फॉर्म जे, ऐसे करके जो डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हमने बात की, अलग अलग रजिस्टर में आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो जब वो लेबर इंस्पेक्टर आपसे इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, वो आपसे मांगेंगे तो आपको दिखाने ही होंगे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब, एंड नोटिसेस या फिर कोई नोटिस है फॉर इंस्पेक्शन, कि जैसे छुट्टी से रिलेटेड आपका नोटिस है वो मांग रहा है, वो आपको दिखाना होगा। ये सब चीजें अपॉन रिक्वेस्ट बाय डेजिग्नेटेड इंस्पेक्टर, कि जो इंस्पेक्टर है अगर वो आपसे मांगता है तो आपको दिखाना ही होगा अंडर द एक्ट। यानी कि ये जो एक्ट है, जो हम पॉइंट नंबर 10 एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पॉइंट नंबर 10 की बात कर रहे हैं, तो देखो समझो दोस्तों कि यहां पे सिंपल सी बात है कि जब वो पूरा फॉर्म है उसमें पॉइंट नंबर 10 दिया हुआ है कि आपने अगर ये सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट कर दिए जो जो उसने मांगे, तो वहां पे वो यस लिख करके जाएंगे। अगर आप कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं कर पाए तो वहीं पर उन्होंने नो लिख दिया कि भैया सारे रिकॉर्ड वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट एसेंशियली मीनिंग, तो इसका मतलब क्या है? दैट द शॉप ऑनर, कि जो शॉप ऑनर है मस्ट रेडली प्रोवाइड, कि उसको प्रोवाइड करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि हर एक चीज का आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए रिलेटेड टू देयर बिजनेस, कि जो उनका बिजनेस है उससे रिलेटेड जितने भी एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से संबंधित जितने भी हमने रूल्स की बात की थी, ये सब के सब आपको प्रेजेंट करने ही होंगे when asked by the लेबर इंस्पेक्टर, कि जब भी कभी लेबर इंस्पेक्टर आपसे मांगेगा, लेबर अथॉरिटीज मांगेंगी टू वेरीफाई कंप्लायंस, इन कंप्लायंसेस को वेरीफाई करने के लिए कि लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा जितने भी कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने के लिए कहे जा रहे हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, इनको वेरीफाई करने के लिए वो आपसे रिकॉर्ड मांग रही है, आपको वो रिकॉर्ड दिखाने ही होंगे विद द लॉ। तो ये हमारा लॉ कहता है। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? ये जो स्टेटमेंट अभी दिया गया है, इस स्टेटमेंट के कुछ की पॉइंट्स हैं। तो ये की पॉइंट्स क्या कहते हैं? हु नीड्स टू कंप्लाई। अब यहां पे किसके लिए जरूरी हो जाता है? एनी एम्प्लॉयर। तो ये ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की बात की जा रही है, हर एक एम्प्लॉयर की बात हो रही है। वो कोई रेस्टोरेंट के हो सकते हैं, शॉप के हो सकते हैं, कोई आपके एंटरटेनमेंट बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, वो कोचिंग से रिलेटेड कोई भी हो सकते हैं। ऑपरेटिंग अ शॉप, हो सकता है कि वो कोई शॉप ऑपरेट कर रहे हो या कोई किसी भी तरीके का एस्टेब्लिशमेंट है जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश से बना रहा हूं तो इसलिए यहां पे मध्य प्रदेश लिखा गया है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। What needs to be produced? अब आपको यहां पे क्या दिखाना है? जब वो मांग रहे हैं लेबर इंस्पेक्टर्स, तो आपको क्या दिखाना है वहां पे? सो ऑल रजिस्टर्स, जितने भी अभी हमने ऊपर रिकॉर्ड्स की रजिस्टर्स की बात की है, वो सारे रजिस्टर्स आपको दिखाने होंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको दिखाना होगा, एंड जितने भी नोटिसेस हैं वो सब दिखाने होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल नोटिस के बारे में कि आप जो वर्किंग आवर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज को बताएंगे, या जो छुट्टी है, जो वीकली ऑफ डे है, वो अपने एम्प्लॉइज को बताएंगे। तो ये भी, इसके भी नोटिस आपको सर्व करने हैं, तो वो नोटिस भी आपसे मांगे जाएंगे, तो वो नोटिस भी आपको दिखाने होंगे। सॉरी, रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपको रखने जरूरी हैं और ये आपको दिखाने जरूरी हैं। Who can request inspection? अब ये इंस्पेक्शन के लिए आपका रिक्वेस्ट कौन करेगा? तो ऑब्वियसली बात है कि जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो करेंगे। एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिस इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया है वो आपसे ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन के लिए मांग सकता है।
व्हेन टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। अब आपको ये रिकॉर्ड्स कब दिखाने हैं? अपॉन डिमांड। ऑब्वियसली बात है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपसे मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो ये रिकॉर्ड्स आपको उन्हें दिखाने हैं। मीनिंग द इंस्पेक्टर कैन आस्क। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंस्पेक्टर है वो आपसे पूछ सकता है टू सी द डॉक्यूमेंट्स, कि उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के बारे में एट एनी टाइम। यानी कि जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं उस समय वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स दोस्तों दिखाने ही होंगे। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज लेकर के आया हूं, सारी की सारी रिसर्च करने के बाद में, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बारीक से बारीक जानकारी देने की कोशिश की है, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों ऑल्दो हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, आप बहुत सारे अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हो सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार अपने स्टेट के जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों से मिलकर के क्रॉस वेरीफाई कर जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, ये नंबर जो है दोस्तों ये भी स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर ये 20 के बजाय नंबर 50 का हो, कि 50 से ज्यादा के लोगों के स्टाफ पर ये रूल एप्लीकेबल है, या किसी स्टेट में हो सकता है कि 100 से ज्यादा के लोगों पे रूल एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सारे के सारे रूल्स से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी डेट्स हैं, जो भी टाइमिंग्स हैं, उन सारे के सारी चीजों को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा और हमारे कंपनी का केवल एक ही उद्देश्य है कि इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में भी अगर कोई परेशानी होती है तो हमारा उद्देश्य तो फेल हो जाता है। दोस्तों इसके बाद में भी ये पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद में भी अगर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, किसी भी एक्ट से संबंधित आपकी कोई भी समस्या रह जाती है, कोई भी क्वेरी रह जाती है, तो दोस्तों आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स हमको कमेंट में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप हमको अपनी क्वेरीज को मेल भी कर सकते हैं। तो मेल कहां पर करेंगे दोस्तों? legal@pabli.com इस ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरीज आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारी एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनको जरूर से रिजॉल्व किया जाएगा। हमारी टीम इस चीज के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और पूरी तरीके से आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठी हुई है, और वो आपकी हर एक समस्या का समाधान जरूर करेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, बहुत ही उपयोगी लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में, एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपने बिजनेस का ख्याल रखें। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।